नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आज का दिन हिंदुस्तानियों के लिए गर्व का दिन है। वो इसलिए क्योंकि पहली बार एक ऐसा डिफेंस एक्सपो हिंदुस्तान में हुआ जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की कंपनियों ने हिस्सा लिया। मतलब ये कि मोदी सरकार जिस एम को लेकर के आगे बढ़ रही है कि डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को प्रायोरिटी देना है और भारत को आने वाले कुछ सालों में हमें बिल्कुल ही विदेश के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े, हथियारों के लिए, नई टेक्नोलॉजी के लिए, मिसाइल्स के लिए, गन्स के लिए, उस पे आज एक ऐतिहासिक कदम लिया गया। और हिंदुस्तान की सेना और हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के लिए ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, इसे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मिस जनरल एसपी सिन्हा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। पहले तो दर्शकों को ये बताइए, डिफेंस एक्सपो होता क्यों है, क्या होता है ये? मैं टिपिकल देहाती भाषा में समझाऊंगा कि पूरा देश, यदि गांव में भी कोई चाचा बैठे हैं तो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मैं बिहार का हूँ, सोनपुर मेला में लोग जाते हैं, जो बेचने वाले होते हैं वो वहाँ होते हैं, जो खरीदार होते हैं, गाय भैंस खरीदने वाला, घोड़ा वोड़ा, वो जाते हैं। तो खरीदार भी है, बेचने वाला भी है, दोनों का मिलन होता है और काम बन जाता है। अब आते हैं डिफेंस एक्सपो क्या है। सेना को सामान चाहिए, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, एक मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए। तो वो प्रोटोटाइप बना के ऐसे करके वो सब डिस्प्ले होता है। जो पॉसिबल वेंडर्स हैं जो बेच सकते हैं, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हो चाहे स्टार्टअप्स हो, वो भी वहाँ आते हैं। भाई आदमी बेचेगा वो ना, जो खरीदार खरीदना चाहता है तो वो देखते हैं अच्छा ये सेना को चाहिए, तो माइंड मेकअप करते हैं, उस पर काम करते हैं और कुछ काम उन्होंने ऑलरेडी कर रखा होता है। ओके। एक्सपोजिशन, ये डिफेंस एक्सपो तो एक है नामकरण कि भाई आओ सब इकट्ठे मिलते हैं और तौलते हैं क्या डील हो सकता है। तो लेकिन प्रिलिमिनरी स्टेप्स तो होते रहते हैं। तो डिफेंस एक्सपो में खरीदार और बेचने वाला दोनों का संगम होता है, मिलन होता है और बात बनती है राष्ट्र हित में। ये जो गुजरात में डिफेंस एक्सपो हुआ, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो हुआ है। सबसे बड़ा। और कहा जा रहा है कि 450 MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं। 450, एक दो नहीं। उसके बाद इसका महत्व ये है कि हिंदुस्तान अब आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है, ये संकेत है। पहले कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट जो सप्लाई होता था सेना में, दो ही ऑप्शन था, मेक ऑप्शन, बाई ऑप्शन। मेक ऑप्शन मतलब हमारी लोकल इंडस्ट्री बनाएगी, या DRDO बनाए, या PSU बनाए, या कोई भी बनाए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाए, मेक खुद बनाएगी, तो उसमें तो मलाई मिलेगा नहीं। बाई ऑप्शन, और वो भी ग्लोबल टेंडर निकालो, उसमें मलाई था, कट खाते, तो मलाई ऑप्शन लोग लेते थे। मैं संसद टीवी पे था, लोकसभा टीवी पे था, मेरे बाएं साइड में एक DRDO के ऑफिसर बैठे थे, मुझे बहुत क्लियर याद है। तो उनसे पूछा कि भाई आपके DRDO इतना अच्छा काम करिए, आप जब थे तो अच्छा काम क्यों नहीं हुआ? तो बोला हम लोगों ने सरकार से पूछा एज ऑर्गेनाइजेशन कि हमें क्या करना है, तो कहा गया कि तनख्वाह लो और ऐश करो, आराम करो। अब पूरा परिवर्तन हो गया है, 180 डिग्री टर्न। कितने लिस्ट निकले हैं वो बताऊंगा मैं, पॉजिटिव लिस्ट, नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट, वो सब है, सब डिटेल बाद में बताऊंगा। तो ये संदेश, कई संदेश जा रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। दुश्मन को संदेश जा रहा है कि, उसको मैं एडवांटेजेस में भी कवर करूंगा, बट दुश्मन को संदेश जा रहा है कि हिंदुस्तान जाग चुका है। देखिए कैपेबिलिटी हमारे पास थी पहले, लेकिन आप गोल तब मारिएगा जब फुटबॉल फील्ड में आपको घुसने दिया जाएगा। यहाँ तो मलाई खाने के चक्कर में, घूस खाने के चक्कर में, हर डील में करोड़ों रुपए पॉलिटिशियंस और अधिकारी कैसे खाएं, इसलिए मेक इन इंडिया होता ही नहीं था, मौका ही नहीं दिया जाता था। तो ये मुझे बताइए कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस इस डिफेंस एक्सपो के बारे में। देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन ये है, कुछ डाटाबेस, आप बहुत महत्वपूर्ण डाटाबेस आपको पता होना चाहिए। हिंदुस्तान विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है डिफेंस इक्विपमेंट का, आफ्टर सऊदी अरेबिया। ओके। हिंदुस्तान थर्ड लार्जेस्ट पैसा खर्च करता डिफेंस में, अमेरिका और चीन के बाद। और हिंदुस्तान का खर्चा 2019 में था $71.1 बिलियन का।
तो यदि 71.1 बिलियन डॉलर्स का डिफेंस का बजट है और उसमें हम सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं, तो आप देखिए कितना पैसा देश से बाहर जा रहा है। उसके बाद यदि आप परसेंटेज का परचेज का वैल्यू कीजिए तो हिंदुस्तान पूरे विश्व में जितना मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदा जा रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान का 9.2% योगदान है। माय गॉड। यदि पूरा विश्व में 100% के लोग मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, चाहे सऊदी अरबिया हो चाहे कोई हो, तो 9 रुपये का हम खरीद रहे हैं। 9.2 रुपया हमारा है शेयर। कितनी मतलब बुरी स्थिति थी। उसके बाद जो डिफेंस इंडस्ट्री है हिंदुस्तान में, उसमें पीएसयू का, गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 80% है। ओके। तीसरी बात कि जितना हम मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदे हैं उसमें से रशियन ओरिजिन या सोवियत ओरिजिन 70% है। इतना डिपेंडेंट है हम रूस पे। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ ये डिपेंडेंसी क्यों, लेकिन राष्ट्र हित में चुप रहूँगा, नहीं बोलूँगा। मुझे सब पता है क्या हुआ है। खैर छोड़िए। इंडिया का इंपोर्ट कंटेंट मिलिट्री इक्विपमेंट का 68% है, जबकि विश्व में शक्तिशाली देश का ये पैटर्न है 30-40-30 कॉन्सेप्ट। 30 पुरानी टेक्नोलॉजी, 40 करंट टेक्नोलॉजी और नेक्स्ट 30 स्टेट ऑफ द आर्ट फ्यूचर टेक्नोलॉजी। ये आपका मिलिट्री इक्विपमेंट का कैरेक्टर होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में 68 से 70% बुढ़ी घोड़ी चल रही थी, पुरानी टेक्नोलॉजी। तो 68% इंपोर्ट कंटेंट, 68 to 70% पुरानी घोड़ी। तो फिर कैसे लड़ाई? उसके बावजूद यदि विंग कमांडर अभिनंदन MiG-21 से F-16 को गिराता है तो ये सिर्फ विश्व में हिंदुस्तान की सेना कर सकती है। वी आर फैंटम सेना, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे ये बताइए कि मोदी जी के आने के बाद ये जो मेक इन इंडिया, ये जो उनका प्लान है, ओवरऑल उनका क्या प्लान है आखिर? देखिए, उनका प्लान है कि हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बने। उसके लिए क्या है? मेक इन इंडिया हो। उसके लिए क्या है? स्टार्टअप्स कंट्रीब्यूट करें। उसके लिए क्या है कि हम जो विदेश में डिपेंडेंसी है उसको ब्लॉक करें। ये सब 3-4 एंगुलर अप्रोच था। और तो कैसे हुआ कि पहले उन्होंने, मोदी जी ने कहा, आपको याद है कि रिपब्लिक डे में, ये इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने रेड फोर्ट से घोषणा किया था और उस पर उनका कितना उपहास किया गया था, मुझे याद है, मुझे सब कुछ याद है। कमेंट कि मेक इन इंडिया, क्या मेक इन इंडिया का बात, स्टार्टअप क्या करेंगे डिफेंस फील्ड में? आत्मनिर्भर कैसे कॉस्टिक और बुरा कमेंट लोगों ने दिया था। और आज सब बताता हूँ मैं कितने स्टार्टअप्स है, क्या क्या कमाल छक्के में छक्के मार रहे हैं। तो पहला उन्होंने चीज़ कहा कि पॉजिटिव इंडिया, पहले तो कॉन्सेप्ट डेवलप किया, मेक इन इंडिया स्टार्टअप हिंदुस्तान के अंदर बनेगा। और देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब आदमी को जरूरत होता है तो रास्ता ढूंढता है, अदरवाइज सोते रहिए, मुंह में लड्डू आ रहा है तो आप प्रयत्न नहीं कीजिएगा। तो जब आप, सरकार ने कहा ओके पॉजिटिव इंडिया लिस्ट ये है, फर्स्ट लिस्ट बना था 2020 में, कितने आइटम? 101 आइटम्स। दूसरा लिस्ट बना 31 मई 2021 को, कितना आइटम? 108 आइटम्स। माय गॉड। तीसरा 7 अप्रैल 2022 को, कितने आइटम? थर्ड लिस्ट था ये, 101 आइटम। टोटल 310 आइटम थे। और ये पॉजिटिव इंडिया लिस्ट क्या था? ये किस लिए बने ये लिस्ट? जो मेजर बिगर वेपन सिस्टम प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए। माय गॉड। टैंक हुआ, हेलीकॉप्टर हुआ, ऐसे जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए बना था लिस्ट। उसके बाद दूसरा लिस्ट बना, 780 उसमें सब सिस्टम की चर्चा हुई। उसको बोलते हैं नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट, कि वो 780 आइटम आप विदेश से नहीं लेके आए, आपको हिंदुस्तान के अंदर बनाना पड़ेगा। तो जब सरकार कीन है, हम लोग कीन नहीं थे कि हम विदेश से लें, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है? सरकार फैसला ही नहीं लेती। सरकार फैसला नहीं देती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 2012 में राफेल को L1 घोषित किया गया। L1 मतलब प्रोक्योरमेंट में सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट ऑप्शन, लोएस्ट है। हाँ, लोएस्ट 1 को L1 बोलते हैं। जब टेक्निकल बिड खुल गया, कमर्शियल बिड खुल गया, दोनों एक्सेप्टेंस हो गया, टेक्निकल इवैल्यूएशन हो गया, तो L1 घोषित हुआ राफेल। 2012 में सब कुछ हो चुका था, इंक्लूडिंग CFA अप्रूवल, कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी अप्रूवल हो चुका था। अगला एक ही कदम था, प्लेसमेंट ऑफ सप्लाई ऑर्डर।
सप्लाई ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस हुआ? माल नहीं मिला तो सरकार ने कह दिया मेरे पास पैसे नहीं है। और एंटनी नोटिंग शीट पे लिखते हैं केस नीड्स टू बी रिव्यूड अगेन अब इनिशियो, मतलब शुरू से केस को फिर से एग्जामिन किया जाए, मतलब फाइल घुमाने का चक्कर ही है। तो किसी ने पूछा एंटनी से कि आपने तो सब कुछ कर दिया था, ग्लोबल टेंडर 126 रफाल का, फिर ये क्या? बस हमारे पास पैसा नहीं है। तो बिहार में इसके लिए पैसा नहीं है या पैसा आया नहीं? बिहार में बहुत अच्छा शब्द है, एक फ्रेज है, कहावत है, पैसा न कौड़ी बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी। यही काम हो रहा है। पैसा नहीं है तो 126 का ग्लोबल टेंडर क्यों निकाले? देश का उपहास बनाने के लिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो मोदी जी का प्लान है कि उनका जो एग्जिस्टिंग इंडिजिनस है वो है $10 बिलियन, और उनका प्लान है कि ये 2025 तक $20 बिलियन का क्षमता बढ़ा, सीधे डबल। जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो 54,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए ईयरमार्क किया गया है, और जब से 2 लिस्ट अनाउंस हुए हैं। और इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट जो $1.5 बिलियन था, 13,000 करोड़ का मान के चलिए 20 और 22 के बीच में, वो मोदी जी का प्लान है कि 40,000 करोड़ बने, दैट मीन्स $5 बिलियन निकटतम भविष्य में। उसके बाद क्या क्या आइटम उसमें है, मैं उसका थोड़ा उल्लेख करना चाहता हूँ समराइज्ड फॉर्म में। और नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम, MF-STA वॉरशिप रडार, एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडोज, एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट्स, लैंड बेस्ड लॉइटरिंग म्यूनिशंस, मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UAVs, लाइट वेट टैंक्स, मीडियम आर्टिलरी गन सिस्टम, नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स, मीडियम रेंज एंटी शिप एंटी रेडिएशन मिसाइल्स प्रोक्योरमेंट। और ये प्रोक्योरमेंट जो है ये बैन दिसंबर 22 से लेकर दिसंबर 2027 तक ऑपरेटिव रहेगा। तो ये 5 साल के अंदर लोकल इंडस्ट्री ये सारी चीजें जो हैं यहाँ से डेवलप हो जानी चाहिए। तो T-90 MBT, सुखोई 30 मार्क आई, AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, कॉन्कर ATGM, तेजास का कंपोनेंट्स और ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। और डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो हम आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट लॉन्चर दे रहे हैं, फिलीपींस को ब्रह्मोस दे रहे हैं, और अर्जेंटीना से बातचीत चल रही है तेजास के परिप्रेक्ष्य में। मुझे तो विश्वास नहीं होता है, मुझे लगता है मैं सपना देख रहा हूं कि 8 साल में पूरा चरित्र बदल गया। पूरा आप ये समझिए कि 2013-14 में कोई ये कहता कि ये सारे लिस्ट जो सारी चीज़ें आपने पढ़ी, वो कहते कि भाई हिंदुस्तान में बनेगा, या उसके बारे में कोई सोच भी रहा है तो लोग कहते कि भाई पागल हो गया ये व्यक्ति। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं आर्मी हेडक्वार्टर्स में प्रोक्योरमेंट डील करता था। प्रणब मुखर्जी ने जब वो रक्षा मंत्री थे तो 512 आइटम्स जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री था उसको बोला कि ऑफलोड करो ट्रेड को। आप एक चीज़ बताइए, अंग्रेजों ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया था क्योंकि उनको नेटिव्स, हिंदुस्तान नेटिव्स पर विश्वास नहीं था। वॉर एफर्ट को सस्टेन करने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई गई थी जो टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल थी। इंडिपेंडेंस के बाद क्यों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री? जो पेंट रेडिली अवेलेबल है मार्केट में वो पेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्यों बना रही है? जो जूता रेडिली अवेलेबल है मार्केट में वो जूता क्यों बना रही है? क्यों नहीं ऐसे आइटम बनाती है जिसमें इंडिजनाइजेशन हो, हमारा डॉलर बचे, डॉलर का खर्चा बचे? क्यों नहीं? तो प्रणब मुखर्जी बहुत इंटेलिजेंट थे। 512 आइटम का लिस्ट उन्होंने ऑफलोड किया। जमीनी स्तर पे हरकत नहीं। एक बात तो है, पिछले 8 साल में एक पूरा का पूरा वातावरण जो है सेल परचेज का आर्मी के अंदर में, वो इट हैज़ गॉन अ ड्रास्टिक चेंज। एकदम आपको बुरा लगेगा क्योंकि आप प्रोक्योरमेंट में भी थे, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मैं इस चीज़ पे काफ़ी स्टोरीज हमने की है कि आर्मी के अंदर, सेना के अंदर अगर सॉक्स भी खरीदा जा रहा है तो उसमें भी कुछ न कुछ कमीशन कहीं ना कहीं कोई अधिकारी दिल्ली में बैठ करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में उसमें खाता था। देखिए, प्रोक्योरमेंट फुल प्रूफ ऐसा चीज़ है कि रेट में सरकार को झटका नहीं लगता था, क्वालिटी में क्वांटिटी में झटका नहीं लगता था, लेकिन बाकी जगह कहाँ झटका लगता था मैं क्या बताऊं। अब ये मुझे बताइए कि ये इंडियनाइजेशन से हिंदुस्तान को क्या क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा
हिंदुस्तान का डॉलर का जो खर्चा है वो बचेगा। राइट। डॉलर का प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है, तो प्राइस एस्केलेशन क्लॉज होता है किसी भी सेल एग्रीमेंट, मतलब परचेज एग्रीमेंट में, उसके डॉलर सूट अप करता है। अनटिल अनलेस आप उस डॉलर का प्राइस मतलब जो राइज है वो कवर करो, तो वो फिर घूम फिर के इंडायरेक्टली नाक ऐसे नहीं पकड़ के, ऐसे पकड़ के वो कॉस्ट में ऐड हो जाता है, तो डॉलर बचेंगे। डॉलर बचेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर बनेगा तो जो हमको वॉर के टाइम में चाहिए इक्विपमेंट है, ये वो हमारे पास एश्योर्ड सप्लाई चेन है कि पक्का घर के मामला है। भाई आपने आपको भूख लगी है, वाइफ को बोल दीजिए पराठा दे दो, पराठा एश्योर्ड है। लेकिन ये बाकी बाहर से मंगाओगे, आएगा नहीं आएगा, रास्ते में उसका स्कूटर में एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं कब आएगा। घर की बात का घर की बात, ये घर की बात है। तीसरी बात, स्ट्रेटेजिक मैसेज दुश्मन को कि इनकी इतनी क्षमता है कि लोकल बना रहे हैं, तो इनको इस इक्विपमेंट और स्पेस की कमी नहीं होगी। प्राइस कॉम्पिटिटिव, रुपए का पेमेंट, डॉलर का कोई फ्लक्चुएशन नहीं, आत्मनिर्भर। उसके बाद और देश के एग्जिस्टेंस की सवाल आएगा, हाँ। तो और भी ज्यादा आदमी मेहनत करके आउट ऑफ द वे जाकर तो दुश्मन के लिए बहुत बड़ा संदेश। उसके बाद हिंदुस्तान की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, आज हम तेजस जो बनाए हैं, हरकम मचा हुआ है चाइना के पेट में, पाकिस्तान के पेट में हरकम मचा हुआ है, क्योंकि जो बाकी लोग जो MIC अमेरिका के बेचना चाहते थे, उनका कॉन्सेप्ट खटाई में पड़ रहा है। उसके बाद स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी देश में। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ DIB, डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस। आज एक्सपो के वजह से जो पूरा बन रहा है, इतना एकड़ का ज़मीन, उससे DIB का डेवलपमेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी आएगी तो स्किल बढ़ेगा। उसके बाद सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। युद्ध के टाइम में, मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं मेरठ में कहीं पोस्टेड था कभी, और ओवरऑल एक इक्विपमेंट के ओवरऑल के लिए जो रेंज एंड डेप्थ में लाइफ टाइम बाई के तहत हमको मेंटेनेंस स्पेस, ओवरऑल स्पेस चाहिए था, नहीं आता था। एज ए रिजल्ट कैनिबलाइजेशन होता था। खाली अब क्या बोलूँ, मैं बोलना नहीं चाहता, छोड़िए, कैनिबलाइजेशन होता था। उसके बाद कोई सप्लाई चेन में रुकावट नहीं, घर की बात है, घर में बन रहा है। उसके बाद कि हम वॉर में ज़्यादा दिन लास्ट कर सकते हैं यदि हम मैक्सिमम इक्विपमेंट विदेश से लेते हैं, वो तो आर्म ट्विस्टिंग करेगा, ज़्यादा कीमत मांगेगा। उसको पता है आप 14 दिन की लड़ाई लड़ सकते हो, 14 दिन के बाद उसने ब्रेक लगा दिया, नहीं दूंगा, है नहीं मेरे पास स्पेयर्स, मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लगेगा। पर फोर्स आपको 14 दिन के बाद लड़ाई बंद करनी पड़ेगी। लेकिन घर का मामला है तो कितना दिन लड़ेंगे ये हमारी मर्जी, ये हम तय करेंगे। तो ये है, तो रेगुलर एंड एश्योर्ड सप्लाई, क्योंकि हम जानते हैं मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है। सबसे बड़ी बात, प्रोडक्शन हम अपना बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं एज पर नीड, हमारी जरूरत के। आज 10 पराठा का भूख है, 10 पराठा, 8 पराठा बनाओ। और एक बार इंडस्ट्री हमारी तैयार हो जाएगी तो हम विदेश में भेज भी सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ MSME, मीडियम स्केल मीडियम इंटरप्राइजेस, उसका डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स का अपॉर्चुनिटी, लोकल इंडस्ट्री को मौका, और PSUs का डेवलपमेंट। उसके बाद रेवेन्यू जनरेशन और हिंदुस्तान का आर्थिक स्वास्थ्य में इजाफा। तो ये आप देखिए, तो अब हम स्टार्टअप्स के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ 1.5-2 मिनट लूँगा। जब मोदी जी स्टार्टअप्स की कल्पना किए थे, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, आजकल मुझे पता चल रहा है कि गांव में कानपुर का एक बच्चा स्टार्टअप, गांव का बच्चा एक हाई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, ड्रोन्स का। IIT के लोग बात करते हैं, अरे गांव में बच्चा तीर पे तीर चला रहा है। अच्छा, इंडिया के पास आज की तारीख में 194 डिफेंस टेक्निकल स्टार्टअप्स हैं। 194, जिसमें से 50 ऐसे हैं जो रेडी फॉर मिलिट्री यूज के स्टेज पे पहुंचे हुए हैं। ये हमसे सामान लो और कल सुबह से इस्तेमाल करना शुरू कर दो। ये क्या कम उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये हमारे बच्चे हैं, यूथ हैं, मैं उनको सैल्यूट मारता हूँ।
देश को सशक्त करने में इनका कितना महत्वपूर्ण है। और एक छोटा सा एग्जांपल देता है, एक कंपनी है उसको सरकार ने कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, IDEX का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि हम तुमको, मेन चीज़ है भाई R&D करने में पैसा लगता है। तो अच्छा श्योर नहीं हो कि सप्लाई ऑर्डर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसके डर से यहाँ R&D होता नहीं था। तो सरकार ने कहा कि हम फंडिंग करेंगे और इनक्यूबेशन सपोर्ट भी देंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसमें भी सपोर्ट करेंगे। उसका नतीजा है 50 बोलते हैं सर माल तैयार है कल ले लो। तो ये जो एडवांटेजेस हुआ है ये बहुत अनोखा है। और ये हमको अच्छा, सेना में कॉन्फिडेंस, सेना में जो हमारा APR बनता है, एनुअल प्रोविजन रिव्यू, उसमें हमारा कॉन्फिडेंस, ये तो घर की बात है, खट आ जाएगा। ग्लोबल टेंडर में अभी देखिए, अभी पूरा रफाल तो आया नहीं हमारे पास, नहीं आया, और यदि घर की बात हो तो खटाखट निकालो। तो ये है, तो ये बहुत ही, मैं तो बोलता हूँ ये गेम चेंजर है। तो ये इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट देना लाजमी है। क्रेडिट ही नहीं, सलूट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस डिफेंस एक्सपो के ऊपर इतनी डिटेल और पूरी तरह से रिसर्च करके आपने हमारे दर्शकों को सारी जानकारियाँ दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।